हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन थ्रू एमसीक्यू के अंदर हर रोज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना, न्यूज़पेपर के अंदर आए वो डिस्कस करते हैं और साथ साथ में एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि दो टाइप के स्टूडेंट हैं, कुछ चाहते हैं कि टॉपिक के पहले एमसीक्यू आए, कुछ चाहते हैं टॉपिक के बाद आए। तो दोनों तरफ से आपको दिखेगा एमसीक्यू। तो जो पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो पहले कर सकते हैं, दूसरे टॉपिक के बाद अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे ये टॉपिक है दोस्तों जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल आया। ठीक है जी, इसके ऊपर बात करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है दोस्तों, जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे बात करते हैं। इवन ये द हिंदू के अंदर भी आया, तो दोनों आर्टिकल को क्लब किया है। ठीक है जी, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, इसके कंटेक्स्ट के अंदर बात हो रही है दोस्तों। अगर हम पहले डैम की बात करें, ठीक है जी, यहाँ पे पहले बेसिक देख लेते हैं। भाखड़ा नंगल डैम, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सतलुज रिवर है, ठीक है जी, भाखड़ा डैम है, नंगल डैम है, दोनों को बाद में कंबाइन करके भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया। ठीक है, मतलब नाम से जाना जाता है। पहले भाखड़ा डैम जो सतलुज रिवर के ऊपर हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाया गया, उसके बाद जो नंगल डैम, ठीक है जी, वो पंजाब के अंदर बनाया गया और भाखड़ा नंगल डैम से जाना जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो भाखड़ा नंगल डैम है ना, जो भाखड़ा डैम स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो ये थर्ड लार्जेस्ट है रिजर्वायर इन इंडिया। ठीक है, इससे पहले अगर मैं फर्स्ट की बात करूं इंदिरा सागर डैम है, देन सेकंड है नागार्जुन सागर। अगर हम टालेस्ट डैम की बात करें तो एशिया के अंदर सेकंड टालेस्ट डैम है, टिहरी डैम जो है वो अपना टालेस्ट डैम है। ठीक है जी, चलो ये तो हो गए बेसिक। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी की। ओके दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों ने रिवर्स को डिवाइड किया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये रावी ब्यास सतलुज जो है, इसका जो तीन है ना, ऊपर चनाब झेलम एंड इंडस, ये तीन रिवर, इन तीनों को अलग अलग से इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर डिवाइड किया गया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जो ऊपर वाले तीन रिवर हैं इसका पाकिस्तान यूज़ कर सकता है और ये एक्सक्लूसिव यूज़ दिया गया इंडिया को। ठीक है जी, अब इंडिया को एक्सक्लूसिव यूज़ दिया गया। अगर लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप देखो किशन गंगा प्रोजेक्ट है अपना, है ना, जो न्यूज़ के अंदर जो पाकिस्तान अपोज भी करता है, तो जो ऊपर वाले तीन रिवर हैं उसके अंदर इंडिया लिमिटेड एक्टिविटीज़ कर सकता है। जैसे रन ऑफ रिवर आपने पावर प्लांट बना दिया, जैसे मान लीजिए आपने पावर प्लांट यहाँ पे बनाया, डैम बनाया, जो बेसिकली अगर मैं बोलूँ पावर प्लांट क्या कर रहा है, वाटर को स्टोर नहीं कर रहा। जैसे पानी का फ्लो चल रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, लेकिन उसका यूज़ नहीं करता, है ना, मतलब स्टोर नहीं करता, जैसे पूरा डैम बनता है जिसके अंदर। ओके, तो कुछ डोमेस्टिक यूज़ के लिए है ना, थोड़ा बहुत हम यूज़ कर सकते हैं इन तीनों को भी, ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल ही नहीं यूज़ करने। लेकिन ये तीनों को जो हमने प्रॉपर यूज़ करने के लिए, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे डैम वगैरह बनाना पड़ेगा ताकि हम मैक्सिमम इसका पोटेंशियल यूज़ कर पाए। इसीलिए जो इंडिया ने यहाँ पे भाखड़ा डैम का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या ये इंडस वाटर ट्रीटी प्रॉपर चलेगी नहीं चलेगी, इसके लिए इंडस वाटर कमीशन बनाया गया। इंडस वाटर कमीशन की अगर मैं जो बात करूं, है ना, वो मीट करता है रेगुलरली एटलीस्ट वंस अ ईयर। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों के अंदर कोई ना कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, क्या डिस्प्यूट है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। चलिए, हमने भाखड़ा नंगल डैम के बारे में पढ़ लिया, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ लिया। अब भाखड़ा नंगल डैम जो है, इसको भाई मैनेजमेंट भी तो इसकी कोई करनी है ना। अगर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी। तो इसके लिए हमने बनाया भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। ठीक है, पहले ब्यास इसके नाम के अंदर नहीं था, लेकिन विद द टाइम हमने जब ब्यास की भी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे पूरी हुई तो उसको जो परमानेंट नाम दे दिया भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। अब इसके अंदर जो है अगर हम देखेंगे तो वाटर बहुत सी स्टेट को शेयर किया जाता है, रेगुलर सप्लाई की जाती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, चंडीगढ़। ठीक है जी, अब इसकी मैनेजमेंट कौन करता है, देखो अब मेन दो स्टेट हैं इसके अंदर, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक चेयरमैन प्लस दो होल टाइम मेंबर, ठीक है जी, ये इसकी कॉन्स्टिट्यूट इसको करते हैं। अब इसके अंदर हम देखेंगे जो फुल टाइम मेंबर है ना, तो वो ज़्यादातर कहाँ से आते हैं, वो पंजाब एंड हरियाणा से आते हैं। यहाँ पे मेंबर होता है एक पावर का एंड एक इरिगेशन का। ठीक है जी, तो रिस्पेक्टिवली पंजाब एंड हरियाणा से यहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा बाकी स्टेट के भी एक एक मेंबर होता है। ठीक है, और जो टोटल एम्प्लॉय है इसका बहुत ज़्यादा नंबर लार्ज है। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इस रूल को चेंज करना चाहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों रूल को चेंज करना चाहती है, वो कहती है कि ये जो होल टाइम मेंबर हैं दो, है ना, इसके अंदर जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसी कंटेक्स्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी गया था। ठीक है, और उसके बेस के ऊपर गवर्नमेंट ने बोला कि हम यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन देंगे।
और पहले क्या था, पंजाब हरियाणा से आते थे, अब यहाँ पे इंडिया में किसी भी जगह से वो 2 अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो स्टेट यही पोज कर रही, स्टेट कहती है एक तो सेंटर का यहाँ पे इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, तो फेडरल करेक्टर जो है उसके अगेंस्ट है। दूसरा, यहाँ पे स्टेट कहती है कि भाई बहुत ही कम चांसेस है कि कोई इसको क्वालिफाई कर पाए, है ना, पंजाब हरियाणा से मिले ना, तो आप बाहर की स्टेट वाला ले आओगे। तो ये सारे इश्यूज हैं जो यहाँ पे दिक्कत दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बस यही आपको याद रखना है इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे ठीक है जी, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सल्लल डैम, चेनाब रिवर, तुलबुल प्रोजेक्ट, इंडस रिवर, बाखड़ा नंगल डैम, सतलुज, 1 and 2, 1 and 3, 3 ऑल ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप इसको कोशिश कीजिए, तो 1 and 3 इज द आंसर। तुलबुल बेसिकली झेलम इसका राइट आंसर आएगा। इसके अलावा और है, जैसे चेनाब के ऊपर एक और है रतले, ठीक है, ये आपने याद रखना है, सल्लल चेनाब के ऊपर है। तो ये कुछ हैं जो आपको थोड़े से प्री कंटेक्स्ट याद रखने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में भी रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं, बाकी यहाँ पे बात करते हैं। द हिंदू के अंदर आर्टिकल आया, जीएसटी रेवेन्यू क्रॉस 1.3 लाख करोड़ इन फेब। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया, उसका कुछ ना कुछ रीज़न उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन खैर यहाँ पे कोई आर्टिकल के अंदर बताया नहीं इसका कुछ। राइज इन जीएसटी कलेक्शन, तो दोस्तों हमारी जो, जैसे आपको पता है कोविड आ गया था, कोविड के बाद भी क्या राइज होगा जीएसटी, ये नहीं होगा, लेकिन अभी रिसेंटली बोला कि ठीक है 17.6% जो है हमारा राइज हुआ और 1.3 लाख करोड़। ठीक है जी, तो यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, 5th कंसेक्टिव मंथ है दोस्तों यहाँ पे कलेक्शन जो मोर देन 1.3 लाख करोड़ गई है। अब यहाँ पे इसके अंदर जो जीएसटी सेस कलेक्शन है उसका भी, उसने भी फर्स्ट टाइम जो 10,000 करोड़ का मार्क को क्रॉस किया है। ठीक है जी, डिस्पाइट अगर हम बोले कि बहुत सारे पेंडेमिक के चैलेंज थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा थ्रू आउट द इंडिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। अगर आप तमिलनाडु के अंदर देखोगे नियरली 5% है, महाराष्ट्र के अंदर 21%, तो ये भी थोड़ा सा डाइवर्जेंस हमें देखने को मिला। सीजीएसटी कितना कलेक्ट हुआ, एसजीएसटी, आईजीएसटी कितना कलेक्ट हुआ, हमारा प्री के कंटेक्स्ट के इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो फिगर चेंज होती रहेगी, तो यहाँ पे हमें कोई ध्यान नहीं देना। आप इसको सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए यहाँ पे दिया, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। जीएसटी की बात करें तो दोस्तों 2 टाइप का है। एक है इंट्रा स्टेट, मतलब अगर पंजाब है, पंजाब से एक बंदा कोई दूसरा प्रोडक्ट पंजाब के अंदर ही, है ना, देता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है और ये बंदा खरीदता है, इस कंटेक्स्ट के अंदर पर्सन ए एंड बी दोनों पंजाब के अंदर ही है, तो वहाँ पे लगेगा इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट के अंदर 2 टाइप के टैक्स जो कलेक्ट किए जाते हैं, एक है सेंट्रल जीएसटी, दूसरा है स्टेट जीएसटी। अगर है इंटर स्टेट, मतलब अगर आप पंजाब से हरियाणा कुछ यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, पंजाब से प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे इंटर स्टेट टैक्स लगेगा, जिसको बोलते हैं आईजीएसटी। ठीक है जी, अब आईजीएसटी जो है ये सिर्फ इंटर स्टेट नहीं, इंटर स्टेट तो एक है, इसके अलावा अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसको भी इसके अंदर ही रखा गया है, उसके ऊपर भी आईजीएसटी लगेगा। इसके अलावा सेज के अंदर कुछ जाता है बाहर आता है, वहाँ पे भी इंटरस्टेट टैक्स लगता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात करते हैं सेंटर जो जीएसटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इंट्रा के अंदर लगता है एंड स्टेट वाला इंट्रा के अंदर लगता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हमें बात करूँ यहाँ पे तो आईजीएसटी वो भी मैंने आपको बता दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्लस जो इंटरस्टेट सप्लाई प्लस सेज, तीनों के अंदर ये लगता है। जीएसटी कंपनसेशन, अब देखो स्टेट ने, सेंटर ने बहुत से जो टैक्स हैं स्टेट के सब्ज्यूम किए उस टाइम पे, अब स्टेट को तो घाटा होगा, है ना, वो पैसा कहाँ से लेके आएंगे, तो सेंटर ने एक इंश्योरेंस दी। सेंटर ने बोला भी हम आपको इंश्योर करते हैं कि अगर मान लीजिए 2015-16 का बेस लिया गया, इसके कंटेक्स्ट के अंदर उन्होंने बोला 14% जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, ग्रोथ जो होनी चाहिए, अगर इससे कम होती है तो सेंटर जो स्टेट है उसको सेंटर पैसा देगी। पैसा कहाँ से देगी, वो जीएसटी कंपनसेशन से देगी। अब जीएसटी कंपनसेशन में कहाँ से पैसा आएगा, ये जो बहुत ज़्यादा डीमेरिट गुड्स हैं, है ना, लग्जरी आइटम है, जैसे सिगरेट वगैरह, ये वो चीज़ें हैं, उसके ऊपर टैक्स एक्स्ट्रा जो सेस लगेगा, जो इस सेस के अंदर फंड के अंदर आएगा, जैसे टोबैको है, सिगरेट है ना, इरेटेड वाटर है, कैफीनेटेड बीवरेज, कोल, तो ये सारी चीज़ों से यहाँ पे इसके अंदर आएगा पैसा। हालांकि जैसे आपने देखा था कोविड के टाइम के ऊपर हमने पढ़ा भी था कि बहुत ज़्यादा डिले हो गया, गैप बहुत बढ़ गया बीच में, है ना, जून 2022 तक ये इन्होंने बोला था। अब देखते हैं आगे कि यहाँ पे क्या बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू जीएसटी। इंपोर्ट ऑफ गुड्स शैल बी डीम्ड एज इंटरस्टेट सप्लाईज। सेकेंड है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विल बी एप्लीकेबल टू इंपोर्टेड गुड्स। थर्ड है गवर्नमेंट रिप्लेस्ड कस्टम ड्यूटी विद आईजीएसटी। 1 only, 1 and 2, 2 and 3
1 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, है ना, क्योंकि जहाँ पे जो इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे कस्टम ड्यूटी प्लस IGST दोनों लगते हैं, तो हमने गवर्नमेंट ने रिप्लेस नहीं किया है इसको, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे बात करते हैं डाउट ओवर डिफेंस सप्लाईज, द हिंदू के अंदर आर्टिकल है। जैसा कि आपको पता है, हम रेगुलरली पढ़ रहे हैं कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस, है ना, तो ये तो चलो बहुत, इसके अंदर हमने 3-4 टाइप के क्वेश्चन भी पढ़े हैं, किए हैं, ट्राई किए हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे एक और बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूक्रेन रशिया का इशू है, तो इंडिया रशिया से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करता है। अराउंड 60% जो हमारा इंपोर्ट या फिर अभी जो डिफेंस के अंदर है वो रशिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा अगर मैं बोलूँ पार्ट्स हैं। इसके अलावा यूक्रेन से भी हम इंपोर्ट करते हैं। अगर मैं बोलूँ रशिया और यूएस के अंदर क्या फ़र्क है, तो यूएस जो है ज़्यादातर एक्सपोर्ट तो करता है इंडिया को फिर, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता, है ना। तो रशिया का बेनिफिट ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई हमने इंपोर्ट किया, उसके बाद कुछ टाइम बाद हमें टेक्नोलॉजी मिल गई, हम इंडिया के अंदर ही उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, उस चीज़ को बना रहे हैं, तो ये बेनिफिट होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का। दूसरा दिक्कत क्या आती है, मान लीजिए कोई हमारा रशिया के यूएस के साथ रिलेशन ख़राब है, हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसके अंदर कोई दिक्कत आ जाती है, तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हुई तो उसकी रिपेयर वगैरह वो सारी चीज़ें यूएस जानता है, तो वहाँ पे इंडिया को काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए रशिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक फैक्टर है। लेकिन क्या हुआ था, एक तो अब यहाँ पे इशू आ गया अपना क्राइसिस का, है ना। दूसरा इशू क्या है कि जो काटसा क्या है दोस्तों, काटसा क्या है कि 2017 के अंदर यूएस ने एक लॉ पास किया, उसके अंदर बोला गया ईरान, है ना, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया, यहाँ से अगर मान लीजिए इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है तो इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लग सकते हैं, ठीक है जी। इस काटसा के एक्ट के अंदर ये बोला गया। अब ये जैसे ईरान ने न्यूक्लियर इनरिचमेंट की, उसकी वजह से, नॉर्थ कोरिया बहुत ज़्यादा मिसाइल टेस्ट करता है उसकी वजह से, और रशिया का कंटेक्स्ट आपको यूएस से पता है, तो ये इंडिया को ये दिक्कत आने वाली थी उस टाइम पे। इंडिया इंपोर्ट करना चाहता है S-400 ट्राइम्फ मिसाइल सिस्टम, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और जो यूएस ने बनाया था थाट, जिसके ऊपर यूपीएससी प्री के अंदर एक क्वेश्चन आ चुका है, उन्होंने सीधे पूछा था थाट किस कंट्री की है ना, तो उससे भी ज़्यादा अच्छी है जी। एरियल टारगेट को पूरा जो ऑल टाइप के उसको एंगेज करती है, ठीक है, रेंज अराउंड 400 किलोमीटर है। इसके अलावा ट्रैक कर सकती है मोर देन 100 एयरबोर्न टारगेट, और स्पीड जो है 14 मैक के अराउंड है इसकी। इसके अलावा ये अलग अलग 4 टाइप की मिसाइल सिस्टम आते हैं, 48 N6 भी है जो 250 किलोमीटर तक जाती है, तो अलग अलग है, ये आप इसको स्किप कर सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं इसकी मिसाइल के अंदर। इंडिया ये चाहता है कि हम भी इंपोर्ट करें इसको, लेकिन अगर रशिया यूएस, है ना, अब जैसे जो माहौल ज़्यादा ख़राब हो गया है ना, तो इंडिया चाहता है कि रशिया के अगेंस्ट, अपना यूएस चाहता है कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट हो, लेकिन इंडिया थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहता है दोनों के बीच में। हो सकता है कि भाई ये सैंक्शन लग जाए और इंडिया को, जैसे मान लीजिए सैंक्शन कैसे होते हैं कि आपने डॉलर के अंदर पेमेंट नहीं करनी, कुछ बैंकों के अंदर रिस्ट्रिक्शन कर दी, इंडिया से बहुत से लोग जो यूएस जाना चाहते हैं उनके ऊपर उनको वीज़ा नहीं मिल रहा है ना, ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शन लग सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ यूक्रेन से, तो AN-32 जो एयरक्राफ्ट सिस्टम है ये हम अपना यूक्रेन से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एरो इंडिया के अंदर भी यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुए थे। खैर ये प्री के अंदर तो आपको नहीं आएगा, लेकिन ये मेंस के लिए मटेरियल है, ठीक है, मेंस के लिए ये वाली जो है कुछ आपने वहाँ पे मेंशन करना हो तो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा गैस टर्बाइन इंजन जो अपना शिप वगैरह के अंदर या कहीं पे लगेंगे, है ना, तो वो यूक्रेन से, है ना, उसके लिए एग्रीमेंट साइन किया है। और ये दो जो हैं यहाँ से रशिया को दिए गए हैं ताकि वो इंस्टॉल कर सके, क्योंकि रशिया से हम काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो अकुल्ला क्लास है ना सबमरीन, तो अकुल्ला क्लास के अंदर क्या न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन रिएक्टर है बेसिकली ये, तो INS चक्रा 1 है, ठीक है दोस्तों, जो हमने 1998 के अंदर लीज पे लिया था। उसके बाद INS चक्रा 2 अभी जो चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। खैर मैं यहाँ पे इसको प्री स्पेसिफिक रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन के अंदर जा नहीं रहा, ठीक है जी। अब S-400 कैसे काम करती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एनिमी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये पहले रडार सिस्टम उसको ट्रैक करेगा, उसके बाद यहाँ पे ये लॉन्च होगा,
ठीक है जी। अगर वो सेमी एक्टिव है मतलब उसका अपना ही रडार रिसीवर हो सकता है, वो एक्टिव भी हो सकता है। एक्टिव के अंदर क्या होता है कि जो ट्रांसमीटर और रिसीवर वो दोनों उस पर्टिकुलर मिसाइल के ऊपर ही बिल्ड होते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि जो ग्राउंड स्टेशन से रडार सिस्टम यूज किया जाता है। Consider the following statement in context to S-400 Triumph missile system. It is a surface-to-air missile system designed by Russia. The system can track 100 airborne targets and engage 6 of them simultaneously. It is considered much ahead of THAAD developed by China. 1 and 2, 2 and 3, 2 all of the above. ठीक है दोस्तों, चलिए जी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए 100 टारगेट आ गया है ना, 6 है, तो इसके कंटेक्स्ट के अंदर बहुत ज़्यादा यूपीएससी आपको ऐसा नहीं है कि इसको चेंज ही कर दे, 100 है तो 105 कर दिया, गलत हो गया है ना, ऐसा नहीं है। तो ऑन एवरेज रहता है, क्योंकि ये भी इन्फॉर्मेशन आपको पता है डिफेंस की पूरी ज़्यादा एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं दी जाती, क्योंकि कंट्री की टेक्नोलॉजी का हिसाब होता है, तो वो पूरा रिवील भी नहीं करती। तो यहाँ पे आपको एक एज भी मिल जाता है कि आपको थोड़ा सा उसके अंदर ध्यान रख सकते हो कि हाँ ठीक है, इतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, सरफेस टू एयर है तो आप बोल रहे एयर टू एयर है, या उसके अंदर नहीं दिक्कत होनी चाहिए, है ना, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो थर्ड सिस्टम जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो ये यूएस का सिस्टम है, तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं, बाकी यहाँ पे बात करेंगे। पीआईबी ये लिखता है कि जन औषधि दिवस जो वीक है 1 मार्च से 7 मार्च तक हम मनाएंगे। जन औषधि दोस्तों बहुत सी मेडिसिन बहुत महंगी है, ब्रांडेड है ना, हाँ कितना कितना प्राइस है, तो लेकिन गरीब लोगों को इतना मिलता नहीं है ना। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने जन औषधि जो स्कीम लेके आए, ठीक है दोस्तों, जन औषधि परियोजना। इसके अंदर क्या है कि जो जन औषधि केंद्रास खोले जाएंगे, है ना, जहाँ पे आप अगर जाओगे तो आपको मार्केट के कंपैरिजन सस्ती मेडिसिन मिलेगी, ठीक है जी। अब ये सिस्टम जो है योजना, ये किसने लॉन्च की है, ये की है मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, ठीक है। ये किसके अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंदर, ठीक है दोस्तों, ओके। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इसको मनाया जाएगा, इसके अंदर करेंगे क्या, हम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की लोगों को अवेयरनेस देंगे कि यहाँ पे आप मेडिसिन सस्ती ले सकते हो और क्वालिटी ऑफ मेडिसिन मिल सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, और जन औषधि केंद्र का नंबर कितना है अगर आपने मेंस में मेंशन करना है तो यहाँ पे आपको डेटा गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से मिल रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो टारगेट इंक्रीज किया है कि 10,500 हम 2025 तक कर देंगे। बहुत सी ड्रग्स हैं इसके अंदर, 1451 ड्रग है, इसके अलावा 240 जो है सर्जिकल आइटम्स हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया। ये क्या है, सोसाइटी है जो रजिस्ट्रेशन किसके अंदर है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। अब इन मेडिसिन का प्राइस तो हम बोल रहे हैं लो होगा, लेकिन ये कैसे निकाला जाता है कितना लो होगा, तो यहाँ पे ये लिमिट रखी गई कि मैक्सिमम 50% होगा, किसका, एवरेज निकाली जाएगी जो टॉप 3 ब्रांड है, ठीक है, मेडिसिन के, उनके जो प्राइस की एवरेज निकाल के मैक्सिमम 50% किया जाएगा। तो यहाँ पे 80 to 90% भी हमें चीप जो ड्रग हैं मिलती हैं, और जेनरिक ड्रग मिलती है। जेनरिक ड्रग होता है कि जिसके अंदर ब्रांड नेम तो नहीं होता, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम होती है। हाँ, थोड़ा बहुत उसके अंदर कलर का चेंज हो सकता है, अदरवाइज जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सेम होते हैं, ठीक है दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग पेयर्स इन कंटेक्स्ट टू, ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा तो इसको इन कंटेक्स्ट टू प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। It aims to ensure quality medicine for all section of the population. Second है, the special incentive shall be granted for Jan Aushadhi Kendras opened by women entrepreneurs. Third है, only individual and government nominated agencies can open Jan Aushadhi Kendra. 1 and 2, 2 and 3, 1, 3 all of the above. तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आंसर है 1 and 2, ठीक है। अब ये हमें कहाँ से मिलता है, हमने तो ये देखा नहीं है ना, लेकिन जब आप गवर्नमेंट की साइट के ऊपर जाते हो तो वहाँ पे FAQ है, FAQ के अंदर पूछा गया है कि व्हाट इंसेंटिव अवेलेबल, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखो वुमेन एंटरप्रेन्योर, दिव्यांग, SC ST है ना, तो इनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल रहे हैं, और अप टू 5 लाख जो इंसेंटिव दिए जाते हैं। नॉर्मल इंसेंटिव भी मिलते हैं, लेकिन इनको थोड़े स्पेशल भी मिल रहे हैं, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा कितने कितने % मिलते हैं उसके ऊपर आप चाहे ना भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कौन खोल सकता है, इंडिविजुअल खोल सकता है, पार्टनरशिप के अंदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, NGO, ट्रस्ट, गवर्नमेंट, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा खोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इन कंटेक्स्ट टू मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये क्वेश्चन है, जो पहले सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है जी, ओके।
एक्स धर्मा गार्डियन 2022 रिसेंटली दोस्तों थर्ड एडिशन जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स धर्मा गार्डियन का इंडिया और जापान के बीच में ये कंडक्ट किया जा रहा है 27 फेब से 10 मार्च को। इसके अंदर क्या है, फोकस करेगा जो जंगल एंड सेमी अर्बन टेरन के अंदर वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है, ट्रेनिंग है, बेसिकली ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। 2018 से स्टार्ट हुआ। खैर आपको इसके अंदर तो डिटेल में नहीं जाना, लेकिन बहुत सी एक्सरसाइज आपको जो जब मतलब एग्ज़ाम देना होगा उससे एक हफ्ता पहले हम भी कोशिश करेंगे प्रोवाइड कर दें, या आप खुद से ले सकते हो तो आप खुद भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैच कर दो फिर। धर्मा गार्डियन जापान, संप्रीति नेपाल, इंदिरा रशिया, 1 ओनली 2 and 3, 1 and 3 ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या इसका आंसर बनता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे आंसर ही 1 and 3, तो संप्रीति बांग्लादेश, ठीक है जी दोस्तों। तो इसके अलावा जापान के साथ और कौन कौन सी हैं, जिमैक्स है, शिन्यू है, शिन्यू मैत्री। तो ये है जो जापान के साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज है जिसके ऊपर आपने फोकस करना। सो दिस इज़ ऑल दोस्तों। एक ज़रूरी सूचना है कि आज जैसे आज भी मैं इंस्टीट्यूट में नहीं रिकॉर्ड कर पाया, मे बी कल मेरा ऑफ होगा। सो ट्राई करूँगा कि कल मैं क्लास ले पाऊँ, अगर नहीं हुई तो परसों हम दोनों क्लासेस को कंबाइन कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।